हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी है मिक्सचर की और साथ में बात करी है कंपाउंड्स की। तो मिक्सचर्स की सभी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपाउंड्स की भी सभी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं और अब फाइनली बारी आती है मिक्सचर और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कंपैरेटिवली पढ़ने की। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। एग्जाम्स में ये एग्जामिनर्स का कई बार फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो आपसे मिक्सचर क्या होता है या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो क्लियरली नहीं पूछेंगे, या कंपाउंड क्या होता है और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो क्लियरली नहीं पूछेंगे। वो आपसे क्या पूछेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं ये बताओ। तो एक क्वेश्चन से उनको समझ में आ जाता है कि बच्चे को मिक्सचर के बारे में और कंपाउंड के बारे में पता है या नहीं है। इसीलिए हमारे लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में डायरेक्टली ये सवाल पूछते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स के साथ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्योर सब्सटेंसेस को हम कैटेगराइज करते हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी होती है एलिमेंट्स की और सेकंड कैटेगरी होती है कंपाउंड्स की। ठीक है, तो एलिमेंट्स में हम बोलते हैं कि जब आप एलिमेंट्स बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस क्यों होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस की एक बेसिक डेफिनेशन होती है कि वही सब्सटेंस प्योर कहलाएगा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स को क्यों रखा गया है प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में? क्योंकि एलिमेंट्स के पास उनके खुद के रिस्पेक्टिव केवल एक ही टाइप के एटम्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है, और इस गोल्ड को जब आप अंदर झांक करके देखोगे तो गोल्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स ही दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल्स कौन है? एटम्स हैं। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन भी क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन के अंदर झांक के हम देखेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एटम्स ही दिखने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि कार्बन एलिमेंट के अंदर आपको 4 एटम्स कार्बन के दिख जाएं और 5 एटम्स आपको सिल्वर के दिख जाएं। तो आज के डेट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से 90 एलिमेंट्स नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते थे और 28 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट ने बनाया है लेबोरेटरीज में थ्रू सुटेबल केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास उनके रिस्पेक्टिव केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। गोल्ड के पास गोल्ड एटम्स होंगे, सिल्वर के पास सिल्वर एटम्स होंगे, कॉपर के पास कॉपर एटम्स होंगे, एल्यूमिनियम के पास एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे, सल्फर के पास सल्फर के एटम्स होंगे और फास्फोरस के पास फास्फोरस के एटम्स रहेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में हमने देख लिया। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि प्योर सब्सटेंसेस की एक और कैटेगरी होती है जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड में क्या होता है? अब अगर कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली कंपाउंड्स भी कैसे होंगे? केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स के बने होंगे। भाई प्योर सब्सटेंसेस की यही तो डेफिनेशन होती है ना कि केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। एलिमेंट्स में हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स हैं, इसीलिए वो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आए हैं। तो कंपाउंड्स के लिए भी सेम डेफिनेशन फॉलो होगी कि कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि उनके पास केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पार्टिकल्स कौन होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। कंपाउंड्स के केस में आप पार्टिकल्स को एटम से रिप्लेस मत कर देना कि कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस क्यों हैं? क्योंकि उनके पास केवल एक ही टाइप के एटम्स हैं। बिल्कुल भी नहीं। कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस इसलिए हैं क्योंकि उनके पास एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, और एटम्स का जो टाइप्स है वो एक से ज्यादा होगा ही होगा कंपाउंड में। जैसे कि एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं लूं किसका? पानी का। पानी क्या है? एक कंपाउंड है, लेकिन इस पानी को बनाने के लिए देखो
मुझे एक हाइड्रोजन एलिमेंट भी चाहिए है और मुझे एक ऑक्सीजन एलिमेंट भी चाहिए है। हाइड्रोजन के अपने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के अपने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो देखा जाए तो इस कंपाउंड को इम्प्योर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पानी के पास, इस कंपाउंड के पास एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स हैं। पर कोई बात नहीं, जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स में हमको एटम्स नहीं, हमें मॉलिक्यूल्स देखने होते हैं। मैं मानती हूँ कि पानी को बनाने के लिए, मॉलिक्यूल को बनाने के लिए दो एलिमेंट्स चाहिए हैं, हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए है। हाइड्रोजन के भी अपने एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के भी अपने एटम्स होंगे। पर कोई बात नहीं, हम कंपाउंड्स पे फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स पे। तो आप बोल सकते हो कि कंपाउंड को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, कंपाउंड्स को बनाने के लिए दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपाउंड प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल एक ही टाइप का मॉलिक्यूल रहेगा। जैसे पानी है तो पानी के पास सिर्फ और सिर्फ H2O मॉलिक्यूल्स ही रहने वाले हैं। नमक है, कॉमन सॉल्ट, क्या होता है वो? NaCl। NaCl को बनाने के लिए, नमक को बनाने के लिए सोडियम एलिमेंट भी चाहिए है और Cl क्या है? क्लोरीन एलिमेंट है। तो कंपाउंड को बनाने के लिए, नमक को बनाने के लिए हमको सोडियम एलिमेंट भी चाहिए है, क्लोरीन एलिमेंट भी चाहिए है, यानी कि हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्स आ गए हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। भले ही दो टाइप के एलिमेंट्स लग गए हों और इन दोनों ही एलिमेंट्स के अपने अपने एटम्स हो, यानी कि दो टाइप के एटम्स यहाँ पे कंपाउंड में हो रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, मॉलिक्यूल तो हमको पूरे नमक में कितना मिलने वाला है? कौन सा मिलने वाला है? यही मिलने वाला है, NaCl। NaCl। नमक में किसी भी पार्टिकल को आप देखोगे तो वो पार्टिकल कौन सा होगा? सोडियम क्लोराइड का ही होगा। ठीक है, अब ये तो हमने एग्जाम्पल लिया किसका? जहाँ पे हम कंपाउंड्स को बनाने के लिए दो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे थे। अब हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसको बनाने के लिए तीन टाइप के एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं या तीन टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर एक एलिमेंट है, सल्फर एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए तीन टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं। कॉपर के भी अपने एटम्स होंगे, सल्फर के भी अपने एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के भी अपने एटम्स होंगे। पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपर सल्फेट तो तब भी क्या होगा? प्योर ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट में कहीं भी चले जाओ आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट का यही मॉलिक्यूल दिखाई देने वाला है। कोई बात नहीं, भले तीन एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हों, लेकिन मॉलिक्यूल तो एक ही टाइप का मिलेगा ना कॉपर सल्फेट में। इसीलिए कॉपर सल्फेट क्या है? एक कंपाउंड है और ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए है? कंपाउंड को बनाने के लिए हमें एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स चाहिए होते हैं कंपाउंड को बनाने के लिए। और ये एलिमेंट्स, जो इन एलिमेंट्स को जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, वो कॉम्बिनेशन भी ऐसा वैसा नहीं होता है। वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है भाई? वो होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट्स का मिक्सिंग नहीं बोली है कि बस आए एलिमेंट्स और उनको जो है ना एक बोल में हमने डाल दिया। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी, हमारे पास ऑक्सीजन गैस थी, दोनों ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को हमने एक चैम्बर में भर के रख दिया और बोला कि लो ये बन गया क्या? पानी। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन इन दोनों से बनने वाला जो पानी है वो तो लिक्विड स्टेट में ही होता है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स को एक चैम्बर में भर के रख दिया और उस चैम्बर में हमने बोल दिया कि देखो ये बन गया पानी। वो पानी नहीं होगा, वो बस एक खिचड़ी होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स की। पानी तब बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो केमिकली रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, बॉन्ड बनेंगे उनके बीच में। अभी तो बस क्या करा है हमने? चैम्बर में एक कंटेनर में बस दोनों को भर के रख दिया है। ठीक है, इनकी बस मिक्सिंग हुई है, खिचड़ी बनी है। अगर आप उनके बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करवाओगे तब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच में बॉन्ड्स नहीं बनेंगे, वो लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक पानी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट्स तो लग रहे हैं दो या दो से ज्यादा, लेकिन ये एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स में तो भाई मिक्सचर्स को बनाना बड़ा ही आसान होता है, कोई झंझट होती ही नहीं है।
मिक्सचर्स के लिए हम बोलते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा आप प्योर सब्सटेंसेस ले सकते हो और उनको बस फिजिकली कंबाइन कर दो, बस उसको मिक्स कर दो, बन गया मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। बस प्योर सब्सटेंसेस की यही 2 कैटेगरीज होती हैं। तो आपको मिक्सचर बनाना है तो या तो आप 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लो, या फिर आप 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स ले लो। उन दोनों को क्या करो, सबको मिक्स कर दो, बन गया क्या? मिक्सचर। जैसे कि आपके पास एक तरफ क्या है, आयरन फाइलिंग्स है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, सल्फर का पाउडर है। ठीक है, आपके पास क्या है, सल्फर का पाउडर है। तो ये जो आयरन फिलिंग्स हैं, जो आयरन फाइलिंग्स है, बेसिकली आयरन फाइलिंग्स का मतलब होता है आयरन का पाउडर। तो आयरन भी क्या है, एक एलिमेंट है, सल्फर भी क्या है, एक एलिमेंट है। आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को मिला करके एक कटोरी में रख दो, तो वो क्या बन जाएगा, आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का एक मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पे हमने मिक्सचर कैसे बनाया, 2 एलिमेंट्स से बनाया है, आयरन और सल्फर से बनाया है। 2 से ज़्यादा भी आप एलिमेंट्स ले सकते हो। तो यहाँ पे तो हमने एलिमेंट से मिक्सचर बनता हुआ देखा। अब हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड्स की। तो जैसे कि मैंने आपको अभी कंपाउंड्स के केस में एग्जांपल दिया है कि हमारा पानी भी क्या है, एक कंपाउंड है, और नमक भी क्या है, एक कंपाउंड है। तो एक काम करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास 2 कंपाउंड हमने बना लिए हैं, तो अब इन दोनों ही कंपाउंड्स को हम मिक्स कर देते हैं। तो हमने क्या किया, बस पानी में नमक उठा करके घोल दिया। तो अब आपके पास जो नमक वाला पानी होगा वो क्या है, वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर की डेफिनेशन यही बोलती है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स को मिला दो तो वो मिक्सचर बन जाएगा। तो एलिमेंट्स को मिला करके तो हमने बना लिया, आयरन और सल्फर पाउडर को हमने मिला करके एक मिक्सचर बना लिया। अब बारी आती है कंपाउंड्स को ऐड करने की। तो कंपाउंड्स हमने कौन से ऐड करे हैं, पानी और नमक। तो आपके पास जो मिक्सचर आया है वो किसका होगा, सॉल्ट और वाटर का होगा। सॉल्ट भी अपनी जगह एक कंपाउंड है और पानी भी अपनी जगह क्या है, एक कंपाउंड है। तो 2 कंपाउंड्स को आपने मिला करके एक मिक्सचर बना दिया। अब जब आप पानी में नमक घोलोगे ना तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जब आप पानी में नमक घोलोगे ना तो आपको पता होगा कि जब आप इसको टेस्ट करोगे तो आपको नमकीन फ्लेवर आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पानी में नमक डाला और उसको पिया तो आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपको ये फील हुआ कि आपने ऑरेंज जूस पिया है। भाई पानी में नमक डालोगे तो सॉल्ट वाटर ही बनेगा, पानी में शक्कर डालोगे तो शुगर वाटर ही बनेगा, कोई और नई तीसरी चीज नहीं बनती है। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है कि अ मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर। बस मिक्सिंग होती है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड, कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा मिक्सचर में। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है कंपाउंड्स में, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स जब तक केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे, जब तक उनके बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, तब तक कंपाउंड नहीं बनेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, मिक्सचर की, तो मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिक्सचर की फॉर्मेशन में कोई भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होती है। भाई आपके पास आयरन पाउडर पड़ा हुआ था, आपके पास सल्फर का पाउडर पड़ा हुआ था, आपने दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पे हमने कौन सी केमिकल रिएक्शन करी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करी, बस एक फिजिकल चेंज हुआ है ना। चलो, अब इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स बट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। कंपाउंड्स को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को कंपाउंड में से वापस निकालना फिजिकल मेथड्स के बस की बात नहीं होती है। फिजिकल मेथड्स मतलब क्या, कि प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, एक्सट्रैक्शन हो रहा है सॉल्वेंट से या मैग्नेट की हेल्प से, ये सब क्या होते हैं, ये सारे फिजिकल मेथड होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हम सबको पता है कि मैग्नेट जो होता है वो क्या करता है, लोहा या लोहे से किसी भी बनी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है कि नहीं। अब हमने क्या किया है,
अब हमने, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर कि हमारे पास आयरन फाइलिंग्स थी और हमारे पास सल्फर का पाउडर था, दोनों को ही हमने मिला करके एक कटोरी में रख दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास मिक्सचर आया है आयरन फाइलिंग्स का और सल्फर पाउडर का, उसमें से अब हमको आयरन को दोबारा निकालना है। यानी कि एक बार आपने उनको मिला करके रख दिया, अब आप चाहते हो कि दोनों फिर से अलग अलग हो जाएं, सल्फर अलग हो जाए और आयरन फाइलिंग्स अलग हो जाएं। तो अब आप क्या करोगे, एक मैग्नेट लेकर के आओगे, उस मैग्नेट को आप रखोगे कहाँ, जो आपने मिक्सचर बनाया ना आयरन और सल्फर पाउडर का, उसके पास ले जाकर के रखोगे। तो आप देखोगे कि ग्रेजुअली जो मैग्नेट है उस मिक्सचर में से पूरे के पूरे आयरन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करते जा रहा है। और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे मैग्नेट मिक्सचर में से पूरा का पूरा आयरन जो है अट्रैक्ट कर लेगा और नीचे कटोरी में छूट जाएगा सल्फर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, एक बहुत ही बेसिक फिजिकल मेथड से मिक्सचर में से मिक्सचर को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स थे उनको हमने सेपरेट कर लिया। बस एक मैग्नेट की जरूरत थी, बाकी तो हमने क्या किया, कटोरी के पास रख दिया, मिक्सचर में से मैग्नेट ने क्या किया, आयरन को अट्रैक्ट कर लिया और कटोरी में छूट गया क्या, नीचे सल्फर। तो आयरन अलग हो गया और सल्फर अलग हो गया। तो हमने मिक्सचर बनाने के लिए दोनों ही एलिमेंट्स को मिक्स किया था और इसके बाद में उनको हमने अलग अलग भी कर लिया मैग्नेट की हेल्प से। तो मैग्नेट का यूज क्या होता है, एक फिजिकल मेथड होता है। यही नहीं, हमने पानी में नमक भी डाला था, तो जो आपके पास नमकीन पानी आया है, जो सॉल्ट वाटर आया है, उसमें से भी आप नमक और पानी को सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक बीकर लो, एक कंटेनर लो, उसमें आप अपना सॉल्ट वाटर ऐड कर दो, फिर इसके बाद में उस बीकर को कहाँ रख दो, आप एक बर्नर के नीचे रख दो, सॉरी बर्नर के ऊपर रख दो। बर्नर से क्या होगा, हीट एनर्जी निकलेगी। हीट एनर्जी कौन अब्जॉर्ब करेगा, जो बीकर के अंदर जो पानी है ना, पानी के पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करेंगे और इतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे कि पानी के पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और अपना स्टेट चेंज कर लेंगे। याद है प्रीवियस चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किस तरीके से पानी जो है अपनी रिस्पेक्टिव वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी हीट एनर्जी हमने सप्लाई करी कि पानी के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहे थे वो टूट गए और इसके बाद में पानी कन्वर्ट हो गया किसमें, अपनी गैसियस स्टेट में, यानी कि वाटर वेपर्स में बदल गया। लेकिन बीकर अभी खाली नहीं हुआ है, बीकर में नीचे रह गया क्या, नमक। जो हमने इनिशियली मिक्सचर बनाने के लिए, नमक के पानी को बनाने के लिए हमने नमक को जो घोला था ना पानी में, वो बीकर में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि नमक अपने गैसियस स्टेट में नहीं जाएगा हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करने पर। पानी उड़ जाएगा लेकिन पीछे क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। और ये जो वाटर वेपर्स बनी है ना, उसको भी अगर आपने कलेक्ट कर लिया है, कंडेंस करा लिया है, तो वापस आपके पास पानी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पानी को भी अलग कर लिया और नमक को भी अलग कर लिया। लगा क्या, बस एक बर्नर लगा, बर्नर को आपने जला दिया, हीट एनर्जी इंक्रीज हो गई पानी की, वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और पीछे जो है नमक को छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने इवेपोरेशन प्रोसेस से पानी को उड़ा दिया और पीछे जो है नमक को हमने सेपरेट कर लिया। तो सॉल्ट वाटर भी एक मिक्सचर है, लेकिन इस मिक्सचर में से हम सॉल्ट और पानी, जो दो कंपाउंड्स हमने यूज किए थे मिक्सचर को बनाने के लिए, उन दोनों को हमने सक्सेसफुली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर लिया। अब जैसा कि हमने कंपाउंड में पानी बनाया है, ठीक है, इस पानी को आप इन किसी भी फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड नहीं कर सकते हो। पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए है और ऑक्सीजन चाहिए है। अगर आप सोचो कि हम किसी मैग्नेट की हेल्प से या इवेपोरेशन की प्रोसेस से या सब्लिमेशन की प्रोसेस से पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस का यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। जैसे कि नमक है, नमक में भी सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स लग रहे हैं, तो नमक से अगर आपको सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स को सेपरेट करना है ना, तो ये फिजिकल मेथड्स काम नहीं आने वाले हैं, आपको जो है इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स में आप सभी को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फिजिकल मेथड्स लगते हैं कहाँ, मिक्सचर की कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में, और केमिकल मेथड्स लगते हैं कहाँ, कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो मिक्सचर बना है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि जिन्होंने उसको मिलके बनाया है उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करेगा मिक्सचर।
एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया है आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर का हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जब आयरन सेपरेटली, जब हम आयरन को किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आई रिपीट, आयरन को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा आयरन बचा के रख लिया था, अब थोड़ा सा आयरन फाइलिंग्स को हमने ऐड कर दिया किसके साथ, सल्फर पाउडर के साथ, यानी कि हमने एक मिक्सचर बना दिया। अब जब हम इस मिक्सचर को, पूरे के पूरे मिक्सचर को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी और कोई दूसरी गैस इवॉल्व आप बोल सकते हो कि नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो आपने मिक्सचर बनाया है ना, इसमें आयरन प्रेजेंट है और मिक्सचर क्या करता है, अपने कंपोनेंट्स की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की ही प्रॉपर्टी शो करेगा। तो जो मिक्सचर आपने बनाया था वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, आयरन की और सल्फर की। जो आपने मिक्सचर बनाया है उसमें आप क्या डाल दो, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो, CS2, एक कार्बन और 2 सल्फर, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो। सल्फर जो है डिसॉल्व हो जाएगा और पीछे छूट जाएगा क्या, आयरन। क्यों? क्योंकि आपने जो मिक्सचर बनाया है वो आयरन की भी प्रॉपर्टी शो करेगा और सल्फर की भी प्रॉपर्टी शो करेगा। इसीलिए मिक्सचर में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट थी, और जब हमने उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाला तो जो सल्फर है वो पूरा डिसॉल्व हो गया, पीछे आयरन छूट गया। क्यों? क्योंकि उस मिक्सचर में सल्फर था। तो मिक्सचर ने क्या किया, आयरन और सल्फर दोनों की ही प्रॉपर्टीज शो करी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड की, तो भाई कंपाउंड्स तो जो है ना नेक्स्ट लेवल के होते हैं। कंपाउंड्स को कोई मतलब नहीं होता है कि किन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ने उनको मिलके बनाया है, और ना ही उन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को कोई मतलब होता है। हम क्या करते हैं, हमने ये जो आयरन फाइलिंग्स ली हैं और जो हमने सल्फर पाउडर लिया है, इनके बीच में हम क्या करवा देते हैं, केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं, हीट, इन दोनों को हम हीट कर देंगे। बेसिकली जो आपके पास मिक्सचर था ना आयरन और सल्फर पाउडर का, उसको आप हीट कर दो। तो जब आप हीट करोगे तो आयरन और सल्फर के एटम्स के बीच में रिएक्शंस होंगे, बॉन्ड्स बनेंगे और क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा फेरस सल्फाइड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फाइड कंपाउंड बन जाएगा। अब हमने क्या सीखा था मिक्सचर के केस में कि आयरन जब रिएक्ट करेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो हमने क्या सोचा था कि भाई ये जो हमने कंपाउंड बनाया है इसमें भी तो आयरन ही है ना, नाम ही उसका फेरस सल्फाइड है। तो जब हम इस कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो भी हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होगी, क्योंकि इंडिविजुअली आयरन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रही थी, और जब ये आयरन कहाँ आ गई, एक कंपाउंड में आ गई, तो भी ये कंपाउंड क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसने तो क्या करा, इसने तो एक बहुत ही बदबूदार गैस जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कहते हैं, रॉटन एग्स लाइक स्मेल होती है, सड़े हुए अंडों की गंध होती है, वो वाली गैस बना करके रख दी। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। आयरन तो हाइड्रोजन गैस बना रही थी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर के, और यहाँ पे कंपाउंड ने तो कोई दूसरी गैस बना दी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है ना, इसको आयरन और सल्फर की प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही सेल्फिश होते हैं कंपाउंड्स। एक बार खुद बन गए तो वो ये भी नहीं देखते हैं कि उनको बनाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो आयरन भले ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे, लेकिन फेरस सल्फाइड को कोई मतलब नहीं है, वो तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ही बनाएगा ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब एक काम करो, इन चारों प्रॉपर्टीज को हमने समझ लिया है, और इन चारों प्रॉपर्टीज का, डिफरेंसेस का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम नेक्स्ट डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट of a mixture can be present in any proportion, therefore a mixture does not have a fixed formula। भाई अगर आपको मिक्सचर बनाना है तो आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का या कंपाउंड्स का कोई भी प्रपोर्शन, कोई भी क्वांटिटी आप ले सकते हो। जैसे कि आपने जो है नींबू पानी बनाना है
तो नींबू पानी बनाने के लिए आपने क्या किया है, थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा आपने क्या लिया है, लेमन जूस लिया है, थोड़ा सा आपने शुगर लिया है, थोड़ा सा आपने सॉल्ट लिया है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन चारों ही चीज़ों का, चारों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कोई भी अमाउंट कर सकते हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप शुगर जो थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर सकते हो। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप लेमन जूस का अमाउंट बढ़ा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए है खट्टा तो या तो आप लेमन जूस क्या कर दो, कम कर दो, या अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए कि हमको 1 कप से काम नहीं चलेगा, हमको तो एक बड़ा ग्लास भर के चाहिए है लेमनेड या नींबू पानी, तो आप क्या करो, पानी का अमाउंट बढ़ा दो। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हम मिक्सचर बनाते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का अमाउंट हम कुछ भी कर सकते हैं अपने मन से, तब भी वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर ही कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जब तक आप नींबू पानी में 1 चम्मच लेमन जूस, 2 चम्मच शक्कर और 2 चम्मच शुगर सॉल्ट ना डालो तब तक वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने मन से जो भी आप अमाउंट लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि मिक्सचर में हम कोई डेफिनेट प्रपोर्शन या रेशियो यूज़ नहीं करते हैं, जो भी क्वांटिटी आप लेना चाहो आप ले सकते हो, हमें तो बस मिक्सचर बनाने से मतलब है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मिक्सचर का कोई डेफिनेट या फिक्स्ड फॉर्मूला भी नहीं होता है। कैसे, इसे हम समझते हैं कंपाउंड से। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई भी एक कंपाउंड बनाना है तो उसको बनाने के लिए पर्टिकुलर एलिमेंट्स ही चाहिए हैं। अगर आप चाहते हो कॉपर सल्फेट बनाना तो आपको कॉपर चाहिए है, सल्फर चाहिए है और ऑक्सीजन चाहिए है। ऐसा नहीं कि कॉपर अवेलेबल नहीं तो उसकी जगह पे आप क्या डाल दो, पोटेशियम डाल दो, तो वो तो पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, कॉपर सल्फेट थोड़ी बनेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाना है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाने के लिए आपको 2, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स चाहिए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो है ना ऑक्सीजन आपके पास ज़्यादा नहीं थी, आपने केवल एक ही एटम लिया है ऑक्सीजन का, तो आप क्या बना दोगे, H2O बना दोगे। तो H2O हाइड्रोजन परऑक्साइड थोड़ी है, H2O तो पानी है। तो जो भी एलिमेंट, जो भी कंपाउंड्स आपको बनाने हैं, जो भी कंपाउंड आपको बनाना है तो उसको बनाने के लिए फिक्स्ड एलिमेंट ही चाहिए रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक नहीं तो दूसरे से काम चला लिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ हम बोलते हैं कि जब ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो अपने मासेस के एक फिक्स्ड प्रपोर्शन या रेशियो में कंबाइन होते हैं। यहाँ तो कोई फिक्स प्रपोर्शन रेशियो कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हम बोलते हैं कि डेफिनेट प्रपोर्शन मास का होना कंपलसरी है। जैसे कि पानी को बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन, पानी का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम ही चाहिए है। ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन एटम है तो उसी से काम चला लिया, पानी नहीं बनेगा। पानी बनाना है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम ही चाहिए है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, 2 का मास कितना हो जाएगा 2U। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16U। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ही टाइप के एटम्स के मासेस को हम डिवाइड करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। तो कितना आएगा, U से U चला गया 1, 2 1 2, 2 8 16, ये कितना आ गया 1:8। यानी कि पानी को बनाने के लिए 1 पार्ट चाहिए है हाइड्रोजन का और 8 पार्ट्स चाहिए हैं किसके, ऑक्सीजन की। तो ये क्या आ गया, ये रेशियो आ गया किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का। और ये रेशियो फिक्स होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि पानी बनाने के लिए 2 पार्ट आ गए हाइड्रोजन के और 8 पार्ट्स आ गए ऑक्सीजन के। नहीं, 2 नहीं, हमेशा कितना चाहिए है, 1 ही चाहिए है। तो ये है क्या 1:8, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के मासेस का फिक्स्ड रेशियो है। ठीक है, और इसी रेशियो के कारण हम बोलते हैं कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके पास एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमको पता है कि पानी को बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए हैं और 1 ही ऑक्सीजन एटम चाहिए है, इसलिए हम H2O ही लिखते हैं। पानी को जब भी हमें बोलना है तो हम H2O ही बोलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हमें बोलना है तो हम हमेशा क्या बोलेंगे, CO2 ही बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 कार्बन चाहिए है और 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए है कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि डेफिनेट फॉर्मूला भी होता है। और यहाँ पे हम बोलते हैं कि मिक्सचर्स में कोई डेफिनेट रेशियो प्रपोर्शन तो फॉलो हो नहीं रहा है, तो फिर कहाँ का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या एक्सेट्रा। हम बोलते हैं कि मिक्सचर के पास कोई भी
फिक्स्ड मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स के पास फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए, जैसे कि हम पानी को देखते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे आकर के पानी बॉईल होने लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट का यही मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पे आकर के सब्सटेंस बॉईल होने लगे, और मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पे आकर के सब्सटेंस मेल्ट हो जाए। तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे आकर के पानी बॉईल होने लगेगा, यानी कि वो अपना स्टेट चेंज करने लगेगा, पानी कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर वेपर्स में, इस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो पानी क्या है? एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड का तो हमने क्या किया? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स कर दिया। जैसे कि बर्फ है, बर्फ का भी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आकर के आइस क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती है, स्टेट चेंज हो जाता है। अब ये जो हमारे पास पानी है ना, इस पानी में हम एक दूसरा कंपाउंड डाल देते हैं। भाई पानी खुद क्या है? एक कंपाउंड है। हमारे पास क्या है? नमक है। तो हम क्यों ना नमक ही डाल दें। नमक को हमने पानी में डाल दिया, यानी कि यहाँ पे हमने दो कंपाउंड्स मिक्स कर दिए, एक पानी और एक नमक। तो क्या बन जाएगा? एक मिक्सचर बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है, नमक के एडिशन के बाद में पानी जो कि पहले 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था, क्या नमक के एडिशन के बाद भी पानी सेम टेम्परेचर पे बॉईल होगा? नहीं, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नमक के एडिशन के बाद चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अब पानी को क्या चाहिए रहेगा? अब पानी को थोड़ी सी हीट एनर्जी, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए रहेगा, तब जाकर के वो क्या होगा? बॉईल होने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो तो डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। लेकिन मिक्सचर में हम बोलते हैं कि कभी फिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हमने पानी में क्या डाला है? नमक डाला है। नमक के डालने से क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब अगर मैंने और नमक डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, और डाल दिया तो और बढ़ जाएगा। जैसे कि सपोज पहले मैंने 0.5 ग्राम नमक डाला था पानी में, और इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट इनिशियली कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। 0.5 ग्राम नमक डालने के बाद कितना हो गया? 100.04 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे मैं नमक का अमाउंट बढ़ाते जाऊंगी, वैसे वैसे पानी को और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए रहेगा बॉईल होने के लिए, यानी कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि डेफिनेट कुछ हो ही नहीं रहा है, ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेट हो रहा है, ना ही ये लोग डेफिनेट कोई रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, कुछ भी कुछ चल रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी मिक्सचर्स का डेफिनेट नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। फिर इसके बाद में डिफरेंस 7th कौन सा है? अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और कंपाउंड में हम बोलते हैं कि कंपाउंड कैसा हो सकता है? एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक यूनिफॉर्मिटी। जब आप बात करोगे कंपाउंड की, तो कंपाउंड को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। इसलिए वो कैसे होते हैं? कंपाउंड्स होमोजेनियस सब्सटेंस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी मिक्सचर की, तो मिक्सचर में हम बोलते हैं कि मिक्सचर को बनाने वाले एलिमेंट्स या जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो किस तरह से मिक्स हैं, उस बेसिस पे मिक्सचर दो टाइप के हो जाएंगे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस तब जब कंपाउंड्स के पार्टिकल्स जो हैं, कंपाउंड को बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स के पार्टिकल्स आपस में यूनिफॉर्मली मिक्सड हों। जैसे कि नमक का पानी, नमक के पानी में अगर मैं आपसे बोलूं कि नमक कहाँ पानी कहाँ, आप नहीं बता पाओगे। उनके बीच में कोई सेपरेशन, बाउंड्री नहीं दिखती कि बाउंड्री की इस तरफ नमक है और दूसरी तरफ क्या है? पानी है। देखने से तो वैसे भी पता नहीं चलेगा। अगर हमने टेस्ट करके भी देखा है तो हमें नहीं पता चलेगा कि ग्लास के नीचे वाले हिस्से में पानी है या ऊपर वाले हिस्से में नमक है। नमक है कहाँ? क्योंकि कहीं से भी पानी पी लो, एक ही फ्लेवर, एक ही टेस्ट, सॉल्टी टेस्ट आने वाला है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं कि जब कंपोनेंट्स के या बोल सकते हो कि मिक्सचर को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आपस में बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, तो यहाँ पे मिक्सचर को बनाने वाले हम बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमने एक ग्लास में पानी लिया, पानी में हमने क्या डाल दिया? चॉक का पाउडर डाल दिया।
चॉक का पाउडर 2 मिनट के बाद ग्लास में नीचे जा कर के सेटल हो जाएगा। पानी आपको ऊपर दिखेगा और चॉक पाउडर आपको नीचे दिखेगा। पानी में तेल डाल दो, तेल की छोटी छोटी बूंदें जो है ना धीरे धीरे आकर के पानी के सरफेस पे आप बोलते हो कि फ्लोट करती जाएंगी और अल्टीमेटली आपको जो है लेयर या बोल सकते हो कि बाउंड्री दिख जाएगी कि हाँ भाई पानी की ऊपर वाली लेयर पे क्या है, तेल है, और नीचे क्या है, पानी ही पानी है। ग्लास के ऊपर तेल है और ग्लास के नीचे पानी है। तो यहाँ पे आपको सेपरेशन बाउंड्रीज दिखाई देने लगती हैं किसमें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों एक मिक्सचर होमोजेनियस भी हो सकता है, क्यों एक मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, और क्यों एक कंपाउंड होमोजेनियस होता है। लास्ट डिफरेंस क्या है कि जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा हमेशा हीट एनर्जी या तो अब्जॉर्ब की जाएगी या फिर हम बोलते हैं कि इवॉल्व की जाएगी। जैसे कि जब पानी बनता है तो पानी को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में हमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करवानी पड़ रही थी। फेरस सल्फाइड जब हमने कंपाउंड बनाया था तो हमें आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर को हीट करना पड़ रहा था, यानी कि हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही थी। यानी कि आयरन फाइलिंग्स और सल्फर के पाउडर के पार्टिकल्स ने क्या किया था, हीट को अब्सॉर्ब किया था, तब जाकर के हम बोलते हैं कि उनके बीच में बॉन्ड्स फॉर्मेशन हुए थे और फेरस सल्फाइड कंपाउंड बना था। तो कंपाउंड में हम बोलते हैं कि हीट एनर्जी अब्सॉर्ब भी हो सकती है और इवॉल्व भी हो सकती है। जब कोयला बनता है, जब कोयला जलता है, ठीक है, कोयला किससे बना होता है, कार्बन का बना होता है। तो जब कार्बन एयर में, टू बी मोर स्पेसिफिक ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करती है तो हम बोलते हैं कि हीट प्रोड्यूस होगी। जब भी कोयला जलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये भी क्या है, कंपाउंड का फॉर्मेशन ही तो है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें मिक्सचर्स की, तो मिक्सचर्स में हम बोलते हैं कि एज सच कोई भी हीट या लाइट एनर्जी ना ही अब्जॉर्ब होती है और ना ही हम बोलते हैं कि इवॉल्व होती है। होती भी है तो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ में होती है एनर्जी अब्जॉर्ब या इवॉल्व, कि आप उसे निगलेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ और 4 डिफरेंसेस हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप चाहो तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो डिफरेंसेस तो हमारे खत्म हो गए हैं मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में, और इसी के साथ मिक्सचर और कंपाउंड का जो टॉपिक है वो भी होता है कंप्लीट। एक चीज़ और है, जब भी आपको कोई सब्सटेंस दिया जाएगा ना, तो किसी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसको जज मत कर लेना कि वो कंपाउंड है या मिक्सचर है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मिक्सचर का, अलॉय। अलॉय कौन सा, स्टील। स्टील मैंने आपको पहले भी बताया है किसका बना होता है, स्टील बना होता है 98% उसमें आयरन होता है और 2% से भी कम या आप बोल सकते हो कि 1.5% उसमें कार्बन होता है, मैग्नीज होता है और भी कई ट्रेस एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टील क्या है भाई, स्टील हम बोलते हैं कि एक मिक्सचर है जिसमें आयरन है और कार्बन है और भी कई सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, उन पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे आयरन पे और किस पे, कार्बन पे, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। अब मिक्सचर है तो देखा जाए तो ये कौन सा मिक्सचर है भाई, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में या मिक्सचर की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि मिक्सचर्स को हम, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर को बनाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो अलॉय है, स्टील है, इसको बनाने वाले आयरन और कार्बन को क्या आप फिजिकल मेथड से, डिस्टिलेशन से, इवेपोरेशन से या मैग्नेट की हेल्प से क्या आप सेपरेट कर सकते हो? हमने सिर्फ एक चीज़ देख ली कि जो स्टील है, स्टील की सपोज हमारे पास क्या है, एक रॉड है, इस रॉड में आपको कहीं से लेके कहीं तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ आयरन है या यहाँ कॉपर है या यहाँ कोई ट्रेस एलिमेंट है। आपको बहुत ही यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखेगी थ्रू आउट द रॉड। तो आपने बोल दिया कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं इसमें, तो डेफिनेटली क्या है, ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर भी कैसा है, होमोजीनियस है। और तो सवाल ये है मेरा कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, तो फिर क्यों इस होमोजेनियस मिक्सचर में से हम आयरन और कार्बन को किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते? कि आपने जो है ना
सपोज क्या रख लिया, आयरन रॉड के पास एक मैग्नेट रख लिया। मैग्नेट तो क्या करता है, आयरन को, लोहे या लोहे से बनी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आपके पास जो स्टील रॉड थी, इस स्टील रॉड के सामने आपने मैग्नेट रखा तो स्टील रॉड में जितना भी आयरन था वो पूरा का पूरा मैग्नेट में आ गया। क्या इस फिजिकल मेथड से आप स्टील के कंपोनेंट्स को, आयरन को और कार्बन को सेपरेट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो कहने का मुद्दा यही है कि किसी भी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिसाइड मत कर लो कि ये मिक्सचर होने वाला है या ये हम बोलते हैं कि कंपाउंड होने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। एग्जांपल किसका होगा, शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर प्लस पानी। शुगर प्लस हमने क्या ले लिया है भाई, पानी ले लिया है। ठीक है, अब कहने को तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड भी बोल सकते हैं, लेकिन हमने इसको कंपाउंड नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे ये भी तो होमोजीनियस ही है। कंपाउंड्स की हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि कंपाउंड्स कैसे होते हैं, देखो होमोजीनियस होते हैं। और ये जो आप शक्कर का पानी बना रहे हो, शक्कर का पानी भी तो होमोजीनियस ही होगा। उसको देख के बता पाओगे कि शक्कर कहाँ है और पानी कहाँ है। तो शुगर सॉल्यूशन भी क्या है, एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है। तो हम क्यों शक्कर के पानी को कंपाउंड नहीं बोल देते? कंपाउंड नाम देना चाहिए था, क्योंकि कंपाउंड भी कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। तो केवल होमोजीनियस के बेसिस पे हम नहीं बोल सकते कि शक्कर का पानी मिक्सचर है या कंपाउंड है। कुछ और भी प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ेगी। कि आपने बोल दिया कि भाई शुगर वाटर में नहीं दिख रहा कि शक्कर कहाँ है और पानी कहाँ है, तो वो बन गया क्या, एक कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कुछ और भी प्रॉपर्टीज आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कि जरा आप देखो कि शुगर, जो आपके पास शक्कर का पानी है, उसके पास और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि उसमें कौन कौन से ये कंपाउंड से मिलके बने हैं, ये एलिमेंट से मिलके बने हैं कि किससे मिलके बने हैं, क्या इसका कोई डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या शक्कर के पानी का कोई डेफिनेट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है क्या। और भी प्रॉपर्टीज को हमको देखना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते कि गिवन सब्सटेंस कोई मिक्सचर है या कोई कंपाउंड है। अलॉय का एग्जाम्पल दे दिया और शक्कर के पानी का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है समझेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।